नमस्ते दोस्तों, हम लोग 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 1 पढ़ा रहे हैं। उनमें से कुछ बेसिक वर्डों का मतलब समझेंगे, जैसे अणुभार क्या है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग मोल और मोल संकल्पना बताए थे और परमाणु के बारे में जानकारी दिए थे। अब हम लोग अणुभार क्या है, द्रव्यमान एवं भार क्या है, आयतन क्या है, घनत्व क्या है, ताप, ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो तुम लोग 10वीं से पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ते आ रहे हो, लेकिन हम पूछते हैं क्या इसका मतलब जानते हो, तो हम लोग इसी का मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अणुभार, तो अणुभार में पहले हम लोग समझते हैं अणु, लेकिन अणु को समझने के लिए परमाणु, अणु और यौगिक, इन तीन वर्डों को समझते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, परमाणु कोई सिंगल है तब वो परमाणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु। जब तक ये लोग सिंगल हैं तब तक ये क्या है, परमाणु। जब एक ही प्रकार के परमाणु मिल जाएं या अलग अलग परमाणु मिल जाएं तब वो अणु हो जाता है। तो अणु ये भी है और ये भी अणु है, अणु दोनों है, ये भी अणु है। ये सिंगल है तो परमाणु है, लेकिन अब जब वो परमाणु एक ही प्रकार के मिल जाए तब भी अणु बनता है और अलग अलग प्रकार के परमाणु मिले तब भी अणु बनता है। तो ये भी अणु है और ये भी अणु। देखिए इसमें एक ही प्रकार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भाग लिए और ये H2 बना। H2O पानी का सूत्र में हाइड्रोजन 2 बार आया है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ये अणु है। तो इसमें बोला गया एक ही प्रकार के परमाणु से अणु बना है और ये अलग अलग परमाणुओं से मिलके अणु बना है। तो अणु ये तुम्हारा ये सब है। NH3 बोलते हैं, तो NH3 भी हमारा एक क्या है, अणु है, क्योंकि यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला है। ये C6H12O6 लिखे हैं, ये भी एक अणु है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बने, ये भी एक अणु है। तो अणु के सिंपल बोल रहे हैं एक ही प्रकार या अलग अलग परमाणु भी मिलके क्या बनते हैं, अणु। अब यहाँ पर यौगिक क्या है, तो यौगिक हम लोग डाटा ने बोला था जब अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, यौगिक। तो हम इसको यौगिक भी बोलेंगे और अणु भी बोलेंगे। इसको क्या H2O को क्या बोला जाएगा, यौगिक भी है। तो हम लोग बचपन में से बोला जाता है जल एक यौगिक है, और साथ में ये भी बोला जाता था कि जल का अणु सूत्र लिखिए। तो यौगिक है बोलता था, साथ में ये क्या बोल देता था, अणु सूत्र लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अणु, ये अणु भी है और यौगिक भी है। तो अणु और यौगिक में बस इतने ही सही डिफरेंस है कि एक ही प्रकार के भी परमाणु भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं अणु के लिए। लेकिन यौगिक के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के परमाणु। हाँ, इसको यौगिक बोल सकते हैं लेकिन इसको यौगिक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अलग एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। अब हम समझते हैं अणुभार क्या है। अणुभार किसी भी अणु में, जैसे ये अणु है, तो इस अणु में जितने परमाणु रहेंगे उनके भार के योग को ही अणुभार कहते हैं। जितने परमाणु हैं उन भार के योग को क्या बोलते हैं, अणुभार। जैसे अब हम अणुभार निकालना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 होता है, कितने तो हाइड्रोजन 2, तो 1 दूनी 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये 2 एकम 2 और 16, 16 और 2 18, तो H2O का अणुभार 18 है। अमोनिया NH3 इसका अणुभार, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, हाइड्रोजन का 1, 1 × 3, तो ये 3 और 14 17, इसका अणुभार 17 है। जैसे हम लोग C6H12O6 लिखे ग्लूकोज, इसका अणुभार बताने जा रहे हैं। कार्बन का परमाणु भार 12, लेकिन कार्बन कितने तो गए 6, तो 12 × 6 72 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितने तो गए 12, 1 × 12, 12 कम 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कितने तो ऑक्सीजन है 6, तो 16 6 का 96, इनको जब जोड़ेंगे तो 180, तो ग्लूकोज का अणुभार 180 है। वैसे H2SO4 का अणुभार बता रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 × 2, तो ये 2 हुआ। सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 × 4, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, इनको जब करेंगे तो ये 98। तो यही है हमारा अणुभार। ठीक है, हम लोग द्रव्यमान एवं भार पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में समझ में द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। याद रखना, द्रव्यमान अलग चीज है और भार भी अलग चीज है।
तो द्रव्यमान क्या चीज है, ध्यान से सुनो। द्रव्यमान द्रव्य मतलब द्रव्य की मात्रा, द्रव्यमान में एक वर्ड छुपा है द्रव्य, द्रव्य मत की मात्रा, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं, पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हम लोग वस्तु बना दिए, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, तुमको पूछा जाएगा किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तुम देख के ही बता दोगे कि सर ये छोटा है इसका द्रव्यमान कम है, इसका बड़ा है इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो सवाल उठा इसका कम क्यों है और इसका ज्यादा क्यों, तो ये आंसर ये होगा कि इसमें सर ये छोटा है तो इसमें कम पदार्थ है, इसमें कम पदार्थ है, ये बड़ा है तो इसमें अधिक पदार्थ है, तो कम पदार्थ है तो इसका द्रव्यमान कम है, इसमें अधिक पदार्थ है, बड़ा है इसमें अधिक पदार्थ है, अधिक पदार्थ है तो इसका द्रव्यमान भी अधिक है। तो यही है तुम्हारा द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्य, द्रव्य की मात्रा, द्रव्य को ही क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में, पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, यही क्या है तुम्हारा द्रव्यमान है। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा वर्ड पढ़ रहे हैं भार। भार क्या चीज है, द्रव्यभार। याद रखना द्रव्यमान नियत रहता है, नियत रहता है मतलब देखिए ये वस्तु है, मान लो ये 100 ग्राम का है, ये वस्तु कितने ग्राम का है 100 ग्राम, तो यहाँ भी 100 ग्राम का है, इसको मैं कहीं और दूसरे जगह ले जाऊं तब भी कितना रहेगा 100 ग्राम का रहेगा, तो द्रव्यमान बदलेगा नहीं। लेकिन अब समझते हैं भार क्या है। भार द्रव्यमान में, द्रव्यमान m से दर्शाते हैं, इसमें g का गुना करते हैं, m में किसका गुना करते हैं g का, तो ये तुम्हारा भार है। तो भार एक, भार जो है उसको बल है बोलते हैं, भार एक बल है। इसलिए हम लोग फिजिक्स जब पढ़ाते हैं तो एक वर्ड आता है कि हमारा भार बल नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है इसमें, किसका पड़ता है गुरुत्वीय। तो द्रव्यमान m है ना और mg है भार, तो दोनों में क्या है अंतर है। ठीक है, अब द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलने वाला, लेकिन भार बदलते रहता है। जैसे इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है तो यहाँ भी 100 ग्राम है, कहीं पर भी और 100 ग्राम है, लेकिन इसी वस्तु को अगर मैं चंद्रमा में ले जाऊं तो वहां का गुरुत्वीय त्वरण अलग है, तो इसका भार बदल जाएगा। द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा लेकिन इसका भार बदल जाएगा, तो भार अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है। ठीक है, चलो आयतन, तीसरा टॉपिक आयतन। आयतन क्या चीज है, तुम लोग जानते हो, बचपन से परिभाषा पढ़े हो। आयतन कोई वस्तु जितना स्थान गिरता है वही उसका आयतन होता है। ठीक है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर से नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से, ऊंचाई को तो मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये रसायन की दृष्टि से एक बड़ा मात्रक है, तो रसायन कभी भी मीटर में नहीं मापता। मीटर अगर समझोगे मीटर क्यूब क्या है, तो 1 मीटर लंबा ऐसा बड़ा सा बॉक्स, 1 मीटर का बॉक्स, तो ये बड़ा मात्रक है। और रसायन में छोटे छोटे चीज होते, छोटे मात्रक मापा जाता है, तो ये मीटर क्यूब में रसायन में नहीं मापा जाता। तो हम लोग रसायन में सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब नापते हैं। तो क्या जैसे ये ठोस वस्तु है तो उसका आयतन बोलते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं ठोस वस्तु। अगर वो द्रव है तो द्रव को लीटर में मापा जाता है, लेकिन याद रखना लीटर एसआई मात्रक नहीं है, लीटर एसआई मात्रक नहीं है। 1 लीटर 1000 ml होता है, 1 लीटर क्या होता है 1000 ml, और ml को समझा रहे वो मिलीलीटर क्या है, मिलीलीटर। अच्छा लीटर जानते हो तुम लोग, दूध नापते हो तो लीटर जानते हो, ठीक है, लेकिन उसमें मिलीलीटर क्या है वो बता रहे। 1 सेंटीमीटर का डब्बा लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। इस डब्बा के अंदर जितना लिक्विड भरेंगे उसको 1 ml बोलेंगे, इसके अंदर जितना द्रव भरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे 1 ml। और 1 ml इसका आयतन कितना हुआ, तो किसके अंदर द्रव भरा है मतलब स्थान घेरा वो द्रव, तो 1 ml किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, और ml के जगह 1 ml के जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लीटर का हो गया। चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं घनत्व। घनत्व क्या है, तो तुम लोग तो घनत्व का सूत्र जानते हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन घनत्व क्या चीज है वो बता रहे हैं। देख आयतन एक छोटे से आयतन में अणुओं की संख्या या पदार्थ की मात्रा, एक छोटे से आयतन में पदार्थ की मात्रा या अणुओं की संख्या कोई क्या बोलते हैं घनत्व कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, जैसे मैं 2 डब्बा बनाया तो इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है तो इसका घनत्व ज्यादा है, और इसमें अणुओं की संख्या कम है इसका घनत्व कम है। तो घनत्व हमको ये सघन और विरल बताते हैं कि यहाँ पर देखो अणुओं की संख्या ज्यादा है तो ये सघन है,
यहाँ अणुओं की संख्या कम है, तो ये क्या है, विरल है। तो यही हमारा घनत्व, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। इस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। लेकिन हमारा केमिस्ट्री ये बड़े मात्रक के लिए नहीं है, फिजिक्स में बड़े मात्रक लेते हैं। तो हम लोग द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब। तो केमिस्ट्री में हम लोगों का ये हम मात्रक हमेशा द्रव्यमान ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब उपयोग करते हैं। हमारा 5वां टॉपिक है ताप। तो ताप क्या चीज है, तो देख ताप क्या चीज है, जो वस्तु का वह गुण जो हमें गर्मी या ठंडी का एहसास कराता है, वही क्या कहलाता है, ताप। वस्तु का वह गुण जो गर्मी या ठंडी का एहसास कराता है वो ताप है। तो ताप को मापने वाले उपकरण को तापमापी कहते हैं। तापमापी बनाने के लिए दो चीजों का उपयोग किया जाता है, अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु। अधो बिंदु जिसको हिमांक बोलते हैं, जैसे जल का हिमांक, हिमांक मतलब होता है कि द्रव से ठोस में बदलना, और क्वथनांक का मतलब होता है कि द्रव से गैस में बदलना। हिमांक द्रव से ठोस में बदलना और क्वथनांक का मतलब होता है द्रव से गैस में बदलना। ठीक है, तो हमारे पास 4 तापमापी है, एक अंश सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, एक केल्विन है और एक र्यूमर है। 4 तापमापी, अंश सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। अंश सेल्सियस जब तापमापी बनाया गया था, थर्मामीटर ये बनाया गया था, तो इसका हिमांक जल को लेके बनाया गया है। तो जल का हिमांक कितना होता है, 0 अंश सेल्सियस। तो इसमें हिमांक 0 अंश सेल्सियस लिया गया और क्वथनांक को कितना लिया गया, 100 अंश सेल्सियस। तो इस थर्मोमीटर के बीच में टोटल 100 खाने थे, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है, 100। तो टोटल कितने खाने थे, 100। और एक खाने का मान कितना था, 1 अंश सेल्सियस कहा जाता है। एक खाने का मान क्या बोला जाता है, 1 अंश सेल्सियस। वैसे ही फ़ारेनहाइट में ना अधो बिंदु या हिमांक कितना दिया गया, 32 फ़ारेनहाइट, और ऊर्ध्व बिंदु या क्वथनांक कितना दिया गया, 212 फ़ारेनहाइट। इन दोनों में अंतर कितना, याद रखना। अगर फ़ारेनहाइट में जल बर्फ में कब बदलेगा, फ़ारेनहाइट में बताइए, तो बर्फ में कब बदलेगा, 32 से फ़ारेनहाइट में, और जल वाष्प में कब बदलेगा, 212 फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है, 180। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 का खाने हैं, और उसमें से एक खाने को क्या बोला जाएगा, 1 फ़ारेनहाइट। तीसरा पैमाना बनाया गया था केल्विन। तो इसका हिमांक लिया गया 273 केल्विन, और क्वथनांक कितना होगा, 373 केल्विन। इनमें अंतर कितने हैं, 100। मतलब इस थर्मामीटर में 100 खाने हैं, और एक खाने को क्या होता है, 1 केल्विन। अगर पूछा जाता है बर्फ, जल किसमें बर्फ में बदलेगा, किस ताप में, तो 273 केल्विन में। जल वाष्प में कब बदलेगा, 373 केल्विन में। चौथा है र्यूमर पैमाना। यह हम लोगों का उपयोग नहीं करते, ये विदेशों में चलता है। इस पैमाने में 0 से कहा था 180, टोटल कितने खाने, 180 खाने। एक खाने का मान क्या बोला जाता है, 1 र्यूमर। एक खाने का मान क्या बोला जाता है, 1 र्यूमर। इसका हम लोग उपयोग नहीं करते, हम ये तीनों का ही उपयोग करते हैं। अच्छा, ये चारों तापमापी में कुछ न कुछ संबंध होगा। तो संबंध ये है तुम्हारा अंश सेल्सियस बटे 5, 1 - 32 बटे 9, K - 273 बटे 5, R बटे 4। इन चारों में आपस में संबंध है। अगर हमको एक चीज का मालूम है तो दूसरे चीज में निकाल सकते हैं। जैसे मैं अंश सेल्सियस मालूम है, फ़ारेनहाइट में पूछा, तो मैं इन दोनों सूत्र को ले लूंगा, तो अंश सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में पता चला। अंश सेल्सियस मालूम है और केल्विन में पूछा, तो इन दोनों को ले लूंगा, तो हमको ये हमारा अंश सेल्सियस से केल्विन में बता सकते हैं। इसीलिए हम इनको अलग से सूत्र बता दिए कि अंश सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बना है। तो इसी को अगर हल करते हैं तो ये आ जाता है। तो हमारा इसमें केवल क्लियर हो जाता है कि फ़ारेनहाइट है और ये अंश सेल्सियस। और हाँ, अगर हम लोगों को अंश सेल्सियस और केल्विन में बताना है तो हम अंश सेल्सियस इसको ले लिए, और इन दोनों को तुम लोग लेके बराबर करके त्रिया गुणा करना, तो ये आ जाएगा। तो ये तापमापी एक दूसरे को आपस में बदलते हैं। तो चारों तापमापी में ये संबंध है। तो याद रखना, तापमापी बनाते समय दो चीजों का बस ध्यान दिया गया, अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु। अधो बिंदु मतलब जल का हिमांक, और ऊर्ध्व बिंदु मतलब जल का क्वथनांक।